आज मैं वीडियो क्लासेस में आप लोगों के साथ क्लास 10 और 12 दोनों से जुड़े हुए एक चैप्टर पर बात करने के लिए जा रहा हूं। और आपके हिंदी सब्जेक्ट से मैंने आज भारत माता शीर्षक पाठ को लिया है। आज हम जिस कविता को पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो भारत माता शीर्षक पाठ भारत माता के उस चित्र को प्रस्तुत कर रहा है जब भारत माँ गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है और वो अंग्रेजों के शिकंजे में ऐसे जकड़ चुकी है, अंग्रेजों ने उसे अपने पैरों तले ऐसे रौंद दिया है कि मानो वो और उसकी संतानें चाह करके भी और इस दलदल से बाहर निकल पा रहे नहीं हैं। इसी मनोदशा का वर्णन करते हुए प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा और यह भारत माता शीर्षक पाठ को लिखा गया है। यह जो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा गया भारत माता शीर्षक पाठ है वह बड़ा ही करुण, बड़ा ही संवेदन और बड़ा ही वेदना देने वाला एक कविता है, जिसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि कैसे भारत माँ अपने संतानों के दुख को देख करके आज रो रही है, कैसे भारत माँ उन अंग्रेजों के जंजीरों से जकड़ी हुई है और किस तरह से वह अपने संतानों को उस गुलामी रूपी जंजीरों से बाहर निकाल लेना चाहती है। तो आइए इस चैप्टर पर बात करने से पहले मैं आपको सबसे पहले इनके कवि के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इनको प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। आप मेरे साथ बोलने का प्रयास करें। भारत माता शीर्षक पाठ को सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है। इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को, मेरे साथ बोलेंगे कितना मई, 20 मई सन 1900 ईस्वी को, 20 मई सन 1900 ईस्वी को सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म उत्तरांचल राज्य के अल्मोड़ा जिला के कौसानी गांव में हुआ। मेरे साथ ध्यान दें, सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को, 20 मई सन 1900 ईस्वी को उत्तरांचल राज्य के अल्मोड़ा जिला के कौसानी गांव में हुआ। आज इसी उत्तरांचल को हम उत्तराखंड के नाम से भी जानते हैं। इसी उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिला के कौसानी गांव में सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था। सुमित्रानंदन पंत के पिता जो कि गंगादत्त पंत थे, वह भी हिंदी के एक अच्छे साहित्यकार थे और साथ ही साथ इनकी माँ जिनका नाम सरस्वती देवी था। बड़े ही दुख की बात है कि इनकी जो माँ सरस्वती देवी थी, इनके जन्म के चंद घंटों के बाद ही और दुनिया को छोड़कर चली गई और इन्हें मां के प्यार से वंचित रहना पड़ा था। तो जैसा कि इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत और इनकी मां का नाम सरस्वती देवी था, इसी तरह से मानो की सरस्वती की दी गई एक देन सुमित्रानंदन पंत भी थे। इन्होंने अपनी रचनाओं के दम पर इस तरह से जलवा बिखेरा कि मानो है कि इन्हें भारतीय पुरस्कारों में सबसे साहित्य का सबसे अच्छा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 28 सितंबर सन 1977 ईस्वी को वह काली रात थी जब प्रयागराज में और इनका देहांत हो गया। तो 28 सितंबर सन 1977 ईस्वी को सुमित्रानंदन पंत जी का देहांत प्रयागराज में हो गया। तो दोस्तों, आपने समझा कि सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय क्या था। आइए अब हम आपको भारत माता शीर्षक पाठ के अंदर कविता के भाग में ले चलते हैं और सबसे पहला फर्स्ट स्टेंजा जो उन्होंने तैयार किया, पहले फर्स्ट स्टेंजा को हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई यह भारत माता कविता का सबसे पहला स्टेंजा लिखता है, भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैला है श्यामलम,
धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। दोस्तों एक बार फिर से कविता के पहले भाग को हम देखते हैं। भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फैला है श्यामलम, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। आइए सबसे पहले इस भाग को समझने से पहले हम कुछ शब्दों के अर्थ पर बात करते हैं। सबसे पहला इसमें शब्द आया है ग्राम वासनी। ग्राम वासनी का अर्थ क्या होता है? गांव में निवास करने वाली। ग्राम का मतलब गांव और वासनी का मतलब निवास करने वाली। ग्राम वासनी का मतलब गांव में निवास करने वाली। श्यामलम, श्यामलम का अर्थ होता है सावला रंग। श्यामलम का मतलब क्या होता है? सावला रंग। और प्रतिमा का मतलब होता है मूर्ति। प्रतिमा का मतलब मूर्ति। मैंने 3 शब्द कहा, ग्राम वासनी गांव में निवास करने वाली, श्यामलम सावला रंग, और प्रतिमा का मतलब मूर्ति। इन्हीं शब्दों के आधार पर हम पहले स्ट्रेंजा को एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों किसी भी लिटरेचर को समझने के लिए उसमें आप जब तक मन से जुड़ी हुई बातों को, हृदय से जुड़ी हुई बातों को आप नहीं जोड़ेंगे तब तक वो लिटरेचर बहुत अच्छा हो सकता नहीं है। कविता को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर जो दी गई कविता है इसके भाव को रखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप भी बेहतरीन से बेहतरीन व्याख्या आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं। केवल उसको ढंग से और समझने की आवश्यकता है। मैंने कहा कि पहला जो स्ट्रेंजा है, भारत माता शीर्षक पाठ का जो पहला स्ट्रेंजा है, उसमें भारत मां के उस चित्र को प्रस्तुत किया गया है, भारत मां के उस रूप को दिखाया गया है जिसमें अंग्रेजों के जंजीरों में जकड़ी हुई वह भारत मां आज अपने संतानों के दुखों को देख करके और रोती दिखलाई पड़ रही है। तो आइए सबसे पहला स्ट्रेंजा कहता है भारत माता ग्राम वासनी, अर्थात वो भारत मां गांव में निवास करने वाली है। अगर किसी को, सुनीतानंदन पंत पहले स्ट्रेंजा में कहते हैं कि अगर किसी को उस भारत का सच्चा दर्शन करना है तो वो भारत के गांव में जाए, क्योंकि वो भारत मां गांव में रहने वाली है। भारत मां आज ऐसी दिख रही है मानो है ने कि वह गांव में निवास करती हो, वह किसी गांव की वासनी हो। भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फैला है श्यामलम। आगे सुनीतानंदन पंत जी कहते हैं कि भारत की खेत की मिट्टियों में फैला हुआ ये जो सांवला रंग है, यही भारत मां का अपना रूप है। भारत के खेतों में फैले हुए जो सांवले रंग हैं, भारत के खेतों में जो फैली हुई मिट्टी है, वो मिट्टी का रंग ही भारत मां का भी सांवला रंग है। भारत माता ग्राम वासनी, भारत मां गांव में निवास करने वाली है और उस भारत मां के सांवले रंग भारत की खेत की मिट्टियों में फैले हुए हैं। धूल भरा मैला सा आंचल, अंग्रेजों ने अपने पैरों के तले भारत मां के आंचल को ऐसे रौंद दिया है कि मानो वह धूल से भरे हुए हैं, मैले तथा कुचैले हो गए हैं। भारत मां का वो आंचल धूल से भरा हुआ, मैला और कुचैला है। आज भारत मां अपने संतानों के दुख को देख करके रोती है, और जब रोती है तो उसके जो आंसू निकलते हैं, उन आंसुओं से मानो कि गंगा और यमुना की जलधाराएं बन गई है। अर्थात भारत मां के निकले हुए आंसू ही मानो कि गंगा और यमुना की जलधाराओं को बना दी है। रचनाकार यहां कहना चाहते हैं कि ये गंगा और यमुना में बहने वाली जलधाराएं कोई साधारण जलधारा नहीं, बल्कि मानो उस भारत मां के आंखों से निकले हुए आंसू हैं। आज भारत मां रो रही है, और जब वो रोती है तो मानो कि गंगा और यमुना जैसी जलधाराएं बन जाती है। कुल मिलाकर उस भारत मां की बनने वाली प्रतिमा आज उदासमयी दिख रही है। आज भारत मां को इस तरह से अंग्रेजों ने इस तरह से प्रताड़ित किया है, इनकी संतानों को ऐसे रौंदा है, इनके संतानों को ऐसे दुख दिया है कि मानो आज भारत मां की बनने वाली मिट्टी की प्रतिमा भी उदासमयी हो गई है, उदास दिखाई दे रही है। तो दोस्तों मैंने पहले स्ट्रेंजा को आपके सामने एक्सप्लेन किया, एक बार फिर से समझने का प्रयास करें। भारत माता ग्राम वासनी वो भारत वाली है। भारत की खेत में फैले हुए ये जो मिट्टी हैं,
वो मानो कि भारत माँ के सांवले रंग हैं। अंग्रेजों ने अपने पैरों के तले भारत माँ के आंचल को ऐसे रौंदा है कि मानो वह धूल से भर चुके और मैले और कुचैले हो गए हैं। आज भारत माँ रो रही है अपने संतानों को दुख को देखकर, अपने इस दयनीय स्थिति को देख करके वो भारत माँ रोती है। और जब वह रोती है तो मानो उसके आंखों से आंसू निकलते हैं और उन आंसुओं से गंगा और यमुना की जलधाराएं बन गई है। आज गरीबी ने भारत माँ को ऐसे जकड़ा है कि मानो उसकी बनने वाली मिट्टी की प्रतिमा भी उदासमयी हो चुकी है। आज भारत माँ की वह प्रतिमा भी उदासमयी दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब मैं आपको अगले स्टेंजा में ले चलता हूं। आप इस स्टेंजा के भावार्थ को खुद से लिखने का प्रयास करिए। मैंने अच्छे तरह से इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अगले स्टेंजा में जब हम चलते हैं तो आगे सुमितानंदन पंत ने लिखा है, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरो में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विसन्न मन, बह अपने घर में प्रवासनी। बड़ा ही बेहतरीन भाव रखते हैं सुमितानंदन पंत। और अगले पंक्ति में उन्होंने कहा है कि दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिरनीर अवरोधन, युग युग के तम से विसन्न मन, बह अपने घर में प्रवासनी। पहले हम कुछ शब्दों के अर्थ को समझते हैं। दैन्य का मतलब होता है गरीबी। आप मेरे साथ बोले, दैन्य का मतलब गरीबी। दैन्य का मतलब क्या होता है? गरीबी। जड़ित का मतलब होता है जकड़ा हुआ। दैन्य का मतलब गरीबी, जड़ित का मतलब जकड़ा हुआ, अपलक का मतलब पलकें और चितवन का मतलब दृष्टि। अपलक का मतलब पलकें और चितवन का मतलब दृष्टि। पलके का मतलब आप समझते होंगे आंखों की पलक, और चितवन का मतलब दृष्टि। अधरों का मतलब होता है सालों, चीर का मतलब होता है पुराना, नीरव का मतलब होता है निशब्द। नीरव का अर्थ होता है जब मुंह से शब्द भी ना निकले तो इसे निशब्द कहा जाता है। रोदन का मतलब रोना, युग युग का मतलब तो युग युग, सालों जिसको कह सकते हैं। एक बार फिर से समझिएगा। दैन्य का मतलब गरीबी, दैन्य का मतलब गरीबी। जड़ित का मतलब जकड़ा हुआ, जड़ित का मतलब जकड़ा हुआ। अपलक का मतलब पलकें, चितवन का मतलब दृष्टि, अधरों का मतलब सालों, चीर का मतलब पुराना, नीरव का मतलब निशब्द, रोदन का मतलब रोना, युग युग का मतलब सालों। एक बार फिर से समझिएगा। दैन्य का मतलब गरीबी, जड़ित का मतलब जकड़ा हुआ, अपलक का मतलब पलकें, चितवन का मतलब दृष्टि, अधरों का मतलब सालों, चीर का मतलब पुराना, नीरव का मतलब निशब्द, रोदन का मतलब रोना, युग युग का मतलब सालों। तो आइए इन्हीं शब्दों के आधार पर हम अगले स्टेंजा को समझने का प्रयास करते हैं। लिखता है, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन। अर्थात आज दैन्य का मतलब दीनता, गरीबी। गरीबी ने भारत मां को ऐसे जकड़ लिया है कि मानो भारत मां की पलकें, और चितवन का मतलब दृष्टि, दोनों उन अंग्रेजों के सामने नत अर्थात झुक चुकी है। नत का मतलब झुकना। दैन्य जड़ित, दीनता अर्थात गरीबी ने भारत मां को ऐसे जकड़ लिया है कि मानो उसकी पलकें और दृष्टि दोनों ही उन अंग्रेजों के सामने झुक चुकी है। अधरों में चिरनीर अवरोधन, अधरों का मतलब सालों, चीर का मतलब पुराना, नीरव का मतलब निशब्द, रोदन का मतलब रोना। मानो कि वो भारत मां सालों से अपने संतानों के दुख को देख करके, अंग्रेजों के द्वारा दिए गए इन प्रताड़नाओं को देख करके सालों से उसी पुराने अंदाज में निशब्द भारत मां रोते आ रही है। आज जब वो रोती है तो उसके आंखों से आंसू तो निकलते हैं परंतु उसके आवाज भी नहीं निकल पाती। और उस रुद्रण में आज भारत मां रो रही है। दैन्य जड़ित अपलक न चितवन। दैन्य का मतलब दीनता अर्थात गरीबी। गरीबी ने भारत मां को ऐसे जकड़ लिया है कि मानो अंग्रेजों के सामने उसकी पलकें और दृष्टि दोनों ही झुक चुकी है। आज भारत मां
अधरों में चिरनीरव रोदन, सालों से उसी पुराने अंदाज में निशब्द, जब वो रोती है तो उसके आंसू तो निकलते हैं परंतु शब्द नहीं निकलते, निशब्द रूप से रोते आ रही है। युग युग के तम से विषन्न मन, सालों के, युग युग का मतलब सालों, तम का मतलब अंधकार, विषन्न का मतलब दुखी, सालों के अंधकार से मानो कि उस भारत मां का मन आज दुखी हो चुका है। सालों के अंधकार से, वर्षों के इस अंधकार को देखकर, गरीबी रूपी अंधकार को देखकर भारत मां ऐसे रो रही है, मानो भारत मां ऐसे चिंतित है, अपने संतानों के दुख को देख करके ऐसे चिंतित है कि मानो अंधकार के कारण उसका मन विषन्न हो चुका है, दुखी हो चुका है। वह अपने घर में प्रवासिनी, आज भारत मां अपने ही घर में ऐसे रह रही है मानो बेगानी बन चुकी है। आज प्रवासिनी का अर्थ होता है बेगानी, आज अपने ही घर में मानो कि भारत मां प्रवासिनी बन चुकी है, मानो उसे अपने ही घर से निकाल दिया गया है। अर्थात कुल मिलाकर के इन 2 स्टेंजा में सुमित्रा नंदन पंत ने यह बताने का प्रयास किया है कि अंग्रेजों की गुलामी रूपी जंजीरों ने भारत मां को ऐसे जकड़ा है कि मानो वह चाह करके भी अपने दुखों को बता नहीं सकती है, अपने संतानों की सुरक्षा नहीं कर सकती है। आज अंग्रेजों के सामने भारत मां बिल्कुल निशब्द हो चुकी है। मैं ने अपने तरह से इस वीडियो क्लासेज में जितना बेहतर से बेहतर हो सके मैंने करने का प्रयास किया है। आप इसे बार बार देखें, 2 से 3 बार वीडियो को देखने पर आपको पूरा बात समझ आएगा। और बाकी जब हम लाइव क्लासेज के बाद और जब फेस टू फेस क्लास करेंगे तब पुनः मुलाकात होगा। तब तक आप देखते रहें। अच्छा लगने पर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे आगे सेंड करें। थैंक यू।